हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वन शॉट रिवीजन हमारे टर्म एग्जाम्स के लिए। प्रीवियसली बहुत सारे चैप्टर्स तो कंप्लीट हो गए हैं, बचे हुए हैं कुछ चैप्टर्स, उनको भी कंप्लीट करते हैं। उसी में से एक चैप्टर है हमारा लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी या नेशनल इकोनॉमी। ये हमारे सुनने में तो ऐसा लगता है ना इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बट ये ज्योग्राफी का हिस्सा है। ट्विस्ट है इसमें थोड़ा सा, और काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है। दो तीन चीज़ें कंसेप्ट वाइज आपको समझना ज़रूरी है इस चैप्टर में, बाकी तो सब सिंपल है। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें है उन्हीं को, या जिन चीज़ों की बदौलत हमारी इकोनॉमी चलती है, उन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे और इसके बाद में हम आज ही इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको जो ये फोटोज़ दिख रही है, इससे कहीं ना कहीं तुम समझ चुके होंगे कि आज हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से तुम्हें समझाते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि दिन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें, हर दिन हम बहुत सारी चीज़ें, हमारी बहुत सारे डिफरेंट गुड्स या सर्विसेज को हम अवेल करते हैं। अलग अलग जो चीज़ें हमें काम में आती है उन सबको हम अवेल करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे आसपास हमें मिल जाती है और कुछ चीज़ें बहुत दूरी से हमें मंगानी होती हैं या बहुत दूर से हमारे पास आती है। और आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप ऑनलाइन भी अगर कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो भारत के किसी भी कोने में हो वो चीज़ आप तक पहुंच जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो भी आपके आसपास जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं या जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको दूसरे प्लेस से मंगानी पड़ती है, कई बार तो पास में से और कई बार काफ़ी दूरी से। द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसने कहा द मूवमेंट of goods and services from their supply locates to the demand locates necessities the needs for transport, कि जहाँ पर वो अवेलेबल है, जिस जगह पर कोई भी सामान अवेलेबल है या जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहाँ से जहाँ पर उसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें एक मोड की ज़रूरत होती है। उस मोड को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट करना होता है हमें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चीज़ों को, और इसी के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। ये चीज़ हम समझ चुके हैं और जानते भी हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है बेटा डिमांड और सप्लाई के बीच में रिलेशन। देखो जहाँ पे सोचें कोई प्रोडक्ट बन रहा है या बना हुआ है और जहाँ पे उसकी डिमांड है, उसके बीच में वहां से वहां तक का, या वहां से डिमांड जहां पर है, जहां पर उसका कंजप्शन है, वहां तक की जो सप्लाई होती है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिएटर है जो रोल प्ले करता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशंस टू द डिमांड लोकेशंस, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। यहां पर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जहां पर बन रहा है वहां से ट्रेडर्स के पास और ट्रेडर से कंज्यूमर्स के पास। ठीक, तो उसमें हमें किसकी जरूरत होती है? ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रेडर्स हो, ट्रेडर्स आर द पीपल हु फैसिलिटेट दीज मूवमेंट्स। ट्रेडर वो व्यक्ति होता है जो आपके लिए सामान मंगाता है एंड देन फाइनली आपको सप्लाई वो करता है और फिर आप उसको कंज्यूम करते हो। ठीक, तो यहां तक मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा। द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर द स्पेस। कि भाई जितना आपने प्रोडक्शन किया, देखो कोई भी कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, पुअर है, जो कुछ भी है, उसके लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स हमने तय किए हैं जिनके बिहाफ पे आप डिसाइड करते हो। उन्हीं में से एक ये है कि आपने कितना प्रोडक्शन किया, आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी है, या एग्रीकल्चर से आप कितना कमा रहे हो या कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, जीडीपी में किसका कितना पार्टिसिपेशन है, इन सभी की बात। लेकिन साथ ही साथ आप प्रोडक्शन कितना ही कर रहे हो लेकिन वो कंज्यूमर्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, फिर उसका मतलब क्या? इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज जितने इंपॉर्टेंट है देश के अंदर, उनका प्रोडक्शन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि उनका मूवमेंट सही टाइम पर सही जगह हो। जिन लोगों को नीड है उन लोगों की नीड कंप्लीट हो, फुलफिल हो सके। ठीक, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखें यहाँ पर, देयरफॉर एन एफिशिएंट मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, कि अगर आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, आप डिमांड और सप्लाई के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाह रहे हैं, सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव द गुड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपके पास अच्छे जरिए होने चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और बेसिकली यही हमारा आज का टॉपिक होने वाला है।
क्या होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के तरीके, तो आप जानते हो ये हैं आपके मेजर डिविजन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। या तो आप लैंड ट्रांसपोर्टेशन को यूज करोगे, वाटर ट्रांसपोर्टेशन को यूज करोगे, या फिर आप जाएंगे एयर ट्रांसपोर्टेशन के साथ में। ठीक है, अब लैंड के अंदर आप ये भी बोल सकते हो कि मतलब इसको ऐसे सिंप्लीफाई करो, अगर आप जमीन को यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो लैंड, अगर आप वाटर को यूज कर रहे हो तो वाटर, और एयर को यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो एयर ट्रांसपोर्टेशन में इसको कंक्लूड किया जाएगा। यहां पर अगर मैं इसका सब डिवीजन करूं तो लैंड को हम रोडवेज में, मतलब सड़क, इसके बाद में पाइपलाइन के थ्रू, और रेलवेज तो तुम जानते हो सबसे चीपेस्ट एंड सबसे ट्रस्टेबल वे है आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए। वाटरवेज की बात करें तो इनलैंड हो गया और ओवरसीज हो गया, मतलब बहुत ही छोटे पैमाने पर नदियों को यूज करते हुए आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करो। इनलैंड मतलब आसपास डोमेस्टिक एनवायरनमेंट हो, और जब आप समुद्र को यूज करते हुए जाते हो कहीं पर तो वो ओवरसीज। नेक्स्ट मतलब आप विदेशी भी बोल सकते हो इसको, और वो डोमेस्टिक हो सकता है। यहाँ पे भी जैसे डोमेस्टिक हो गया और इंटरनेशनल हो गया। अब डोमेस्टिक में भी एक पब्लिक हो गया और एक ये प्राइवेट हो गया, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। हालांकि अब तो इंडिया के अंदर तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि एक ही एयरलाइंस थी जो गवर्नमेंट थी। नाउ इट इज ऑल्सो अंडरटेकन बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज टाटा इंडस्ट्रीज या टाटा इंडिगो। ठीक, तो डोमेस्टिक एयरलाइंस हो गया, इंटरनेशनल एयरलाइंस हो गया। डोमेस्टिक में भी दो टाइप की, पब्लिक और प्राइवेट। तो ये वाला एक बार आपने अगर फ्लो चार्ट अच्छे से समझ लिया है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से इस फ्लो चार्ट में तो तुम्हें किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर विजिबल हो रही है इसमें, होपफुली स्क्रीन सही है। ठीक, चलिए इसको आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, अब ये कहता है कि जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है दैट इज प्रीरिक्विजिट का मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, टर्म है, शर्त है, जरूरत है, नीड है। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की हमें जरूरत होती है अगर आप किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं हमारे आज की मॉडर्न सिनेरियो में। तो दैट इज प्रीरिक्विजिट फॉर द मॉडर्न इकोनॉमी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर द बेसिक एसेंशियल्स। अगर आप ट्रांसपोर्ट आपने अच्छा नहीं किया, आपका कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं है, तो आप डेवलपमेंट ना तो नेशन कर पाएगा और ना ही देश की इकोनॉमी कर पाएगी। ठीक, ये चीज भी तुम्हें समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। यहां पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए नीचे एक लाइन दी हुई है, उसको थोड़ा सा गौर करना कि जो मूवमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ द अर्थ, लैंड, वाटर एंड एयर। कि जब आप मूवमेंट करेंगे किसी भी गुड्स और सर्विस का तो वो 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स के थ्रू हो सकता है, या तो वो होगा जमीन, या होगा पानी, या होगा वो एयर। ऑलरेडी जानते हो, इस चीज को अच्छे से याद रखना, दैट वाज द डोमेन। सो यहां पे फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रेस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड स्पेस। पहले क्या है, अगर हम बहुत ही प्रीवियसली चले जाते हैं, चलो प्रीवियसली भी मत जाओ आप, अगर आप बात करें 1992 तक, 1991 तक बात कर लो, तो हमने क्या किया था, ग्लोबलाइजेशन के आने से पहले जो लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था, और इसके अलावा जो आपका ग्लोबलाइजेशन था, इन तीनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। ग्लोबलाइजेशन को हमने जगह नहीं दी थी, लिबरल नहीं थे हम, और ना ही प्राइवेटाइजेशन को हमने मौका दिया था। इसका मतलब यही लाइन यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है कि ट्रेड और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड था बहुत लंबे टाइम तक, और केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी। ठीक है, लोग मौका नहीं मिलता था उनको बिजनेस करने का, और ना ही हम लोगों ने किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति को मौका दिया था कि आप आएं और हमारे यहाँ पर बिजनेस करें। हमने ऐसा किसी को भी मौका नहीं दिया। लेकिन जब धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट किया, तो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आया। सोचो आज भी हम पुराने तरीके से पढ़ रहे होते तो शायद कोविड के दौरान हमारी स्टडी बिल्कुल रुक चुकी होती, या फिर हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता। सो दिस वाज आल्सो अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जब ट्रेड एंड कम्युनिकेशन बढ़ा तो हमने चीज़ों को अडॉप्टेशन करना शुरू किया। वर्ल्ड के अंदर कई सारी चीज़ें
छोटे छोटे जो विलेजेस हैं converted into small village because of an efficient and the fast moving transportation system। चाहे देश कितना भी बड़ा हो, ऐसा लगता है जैसे गांव के अंदर ही घूम रहे हैं अपन, तो गांव में घूम रहे हैं इन द सेंस कि बहुत ही छोटी सी जगह, आज यहीं अरे ये रहा दिल्ली, अरे ये रहा दिल्ली, या अगर आप बाहर जाना है अरे ये रहा आपका बिहार, ये रहा आपका केरला, सीधे फ्लाइट में बैठो जल्दी से पहुंच जाओगे। तो आज ऐसा लगता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पहले कहीं बाहर बात करनी होती थी, पहले टेलीफोन भी नहीं है, आपको चिट्ठी लिखनी है, पता ही नहीं कब तो पहुंचेगी और कब वो आपको रिवर्ट जवाब देगा, पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी पता नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर आज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इतना आसान हो गया है कि आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एक छोटा सा गांव बन के रह गई है और बहुत आसान है। आप किसी से भी बात करनी हो, कहीं पर भी बात करनी हो, दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, सब कुछ चीज़ें आसान हो चुकी है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करने में मदद की है, इसने हमें बहुत मदद की है हमारे कम्युनिकेशन को भी डेवलप करने में। ट्रांसपोर्ट से जब आप प्लेस ए को कनेक्ट कर देते हो प्लेस बी से, तो ऑफ कोर्स आप एक तरीके से कनेक्शन क्रिएट करते हो किसी एक प्लेस का किसी दूसरे प्लेस से, एंड दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट ने बहुत ज़्यादा मतलब अचीवमेंट्स हमें दिलवाई है, एंड इवन स्टिल इट हैज़ द पोटेंशियल कि आपको काफ़ी ज़्यादा एक क्लोज कर सकता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, एक दूसरे की चीज़ें एक्सचेंज करना, या जो भी नीड्स हैं हमारे उन नीड्स को फुलफिल करना। विद द ट्रांसपोर्टेशन वी कैन ऑल अचीव द थिंग्स, हम सभी वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो हमारे सामने हो। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेड यहाँ एक तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोबारा समझें, ट्रेड हो रहा है तो आप गुड्स का एक्सचेंज करेंगे, इसका मतलब है आपके बीच में यहाँ पे ट्रेड होगा, ट्रेड हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा तो आपके अंदर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एंड कनेक्टिविटी गिव्स यू द कम्युनिकेशन। ओके, अब बात समझें, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। आप ये भी कह सकते हो कि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ट्रेड तक बात पहुंचेगी कैसे, ये भी बोल सकते हो। और आप ये भी कहोगे कि ट्रेड का कोई बेस ही नहीं है तो ना तो आप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे ना कम्युनिकेशन करेंगे, तो आपस में ये तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए ये आपको समझना है अच्छे से। सो यहाँ पे किसी भी देश के डेवलपमेंट की अगर अपन बात करते हैं, चलो किसी भी देश की क्यों, हम तो हमारे भारतवर्ष की बात करें तो डेवलपमेंट के बेसिक एस्पेक्ट जैसे हम बात करते हैं लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, तो इन सब बेसिस के बिहाफ पर ही कोई देश डेवलप्ड होता है जहाँ पर इन सब चीज़ों का वहाँ डेवलपमेंट हो रहा हो। ये तो है ही, इनके अलावा भी होता है क्या, हमारा ट्रेड, हमारा कम्युनिकेशन, अगर इनके अंदर भी बिजनेस हमारा, वो तो सब सही है। आपने क्या किया, आपने जब आपके धर्म को विकसित किया, आपने अपनी लैंग्वेज को डेवलप किया, आपका कल्चर एनरिच किया, सो उसके बिहाफ पे भी या उसके बाद भी डेवलपमेंट की बहुत गुंजाइश होती है। तो आप गुंजाइश किस किस में रख सकते हो, कम्युनिकेशन में, ट्रेड में, ट्रांसपोर्टेशन में, बिजनेसेस में। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर और भी बहुत सारे जैसे रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, या न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा हॉल्स, इंटरनेट, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रोग्रेस में, और इसी तरीके से हमारे देश की तरक्की होना तय होती है। अगर आपने देश के अंदर इन सभी चीज़ों को आपने मौका दिया है, सो नाउ इन सब चीज़ों के बिहाफ पे आपको मौका मिलेगा देश को डेवलप करने का। ठीक, सो यहाँ पर याद रखें, आप जितने भी फैक्टर हमारे यहाँ है उन सभी से हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के अंदर सोशल इकोनॉमिकल प्रोग्रेस लेकर आ सकते हैं। इसको आप सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं। तो चाहे आप यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात करें या फिर यहाँ पर आप बिजनेसेस की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, इन सभी का हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। गॉट इट? नाउ लेट्स सी यहाँ पे आज मॉडर्न इकोनॉमी में कैसे डेवलपमेंट होता है, किन चीज़ों का, हमारी इकोनॉमी का। हमारी मॉडर्न इकोनॉमी में डेवलपमेंट के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। द ट्रेड फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैज़ एडेड टू द वेराइटी और वैटिलिटीज फॉर आर इकोनॉमी। जब ट्रेड आप करने लगते हो, बहुत ही छोटे पैमाने से आप ट्रेड शुरू करते हो और फिर फाइनली इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाते हो, तो ऐसे में
ये जो डेवलपमेंट है, ये जो प्रोग्रेस है, ये जो ग्रोथ है, ये हमारी इकोनॉमी में जान डाल देती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी देश के लिए कि यहाँ पर आपका ट्रेड, आपका बिजनेस, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका कम्युनिकेशन हमेशा डेवलप होता रहे, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आप अपने आप को डेवलप्ड या डेवलपिंग मानते हैं। एक तरीके से एविडेंस भी हमारे लिए, that is the dense and efficient network of transportations and the communication is the prerequisite for the local, national and global trade of today. Okay, इसने कहा ये एक तरीके से एविडेंस है, मान के चलें। अगर आप इसको नॉर्मली इसको पढ़ते भी नहीं हो तो भी आपसे एक जनरल हम डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर ट्रेड और कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आपका कम्यूट अच्छा नहीं है, आप जो भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं अगर वो अच्छा नहीं है, तो ऐसे में आपके लिए डेवलपमेंट के रास्ते बंद हो जाएंगे। एक कंट्री जो आज सब काम रोबोट्स के थ्रू करती है और एक कंट्री आज सारा काम स्टिल वो ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए कर रही है, तो एक तो प्रोडक्टिविटी उतनी एफिशिएंट नहीं होगी, टाइम टेकन होगा और ऐसे में आप बहुत पिछड़े हुए रहेंगे। आज हम बोलते हैं ना, आज भी कहाँ किस ज़माने में रह रहे हो आप, तो वही वाला कंडीशन हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आपके पास में एफिशिएंट तरीका नहीं है, आपके पास कोई अप्रोच ही नहीं कर सकता है। जैसे पहले चाइना क्या करता था, चाइना किसी को अलाउ नहीं करता था कि उनके देश में आके वो बिजनेस कर सके, ना तो किसी को आने देता था और ना ही वो फिर इस तरह से ट्रेड करता था कि उनके जो भी टेक्नोलॉजीज है वो लीक हो। तो ऐसे में काफ़ी पीछे हो जाएंगे वो। लेकिन जब उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो आज आप देख सकते हैं चाइना चाहे कितना भी रद्दी माल बनाता हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसके माल की डिमांड होती है। ठीक, तो ये इसीलिए हुआ है, जब वो ट्रांसपोर्ट होने लगा, जब दूसरे देशों को पता चला, जब तभी तो उसकी डिमांड बढ़ी, जब डिमांड बढ़ी तो पैसा आना ही आना है। ठीक, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, समझते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे ऑलरेडी आपने ये चीज़ पढ़ ली है कि हमारे पास में 3 मोड हैं, यहाँ पे लैंड है, वाटर है और एयर है। इनके अलावा अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, शुरुआत मतलब इससे करेंगे, हालांकि पढ़ना आज तो सारा ही है, वन शॉट रिवीजन है, तो लैंड ट्रांसपोर्ट को। अब लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर यहाँ पे 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। रोड को हम यूज़ करते हैं जिस पे व्हीकल चलाते हैं, रेलवेज जिस पे जो रेल चलती है जिस ट्रैक पर, और पाइपलाइन जिसके थ्रू लिक्विड को हम वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव करवाते हैं। वो 3 हमारे सामने डिफरेंट एस्पेक्ट है। ऐसे में यहाँ पे ये 3 आपके सामने रोडवेज, एयरवेज और रेलवेज और पाइपलाइन आर द 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द लैंड एरिया। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, अगर इसको हम डिटेल में पढ़ना चाहें तो एक एक करके हम पहले इन तीनों एलिमेंट को लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे सामने रोडवेज। हम बात करेंगे रोडवेज की। चलिए तो रोडवेज के बारे में देखते हैं। यहां पे अगर अपन रोडवेज के बारे में डिटेल में पढ़ें तो जैसे आपको यहां पर बताया हो और आपको अगर फैक्ट पता हो ये, तो आप थोड़ा सा प्राउड फील करोगे कि इंडिया का अगर अपन रेशो देखें और इंडिया में रोडवेज का नेटवर्क देखें तो वर्ल्ड में मैक्सिमम सबसे बड़े नेटवर्क्स में से भारत का रोडवेज का नेटवर्क वन ऑफ द मतलब लार्जेस्ट नेटवर्क वी हैव। क्यों? देखो, जितना बड़ा देश होगा उतना वहाँ पे पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन जितनी होगी उतनी वहाँ पे कनेक्टिविटी की नीड होगी, और यही रीज़न है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड वी हैव। ठीक, तो ये चीज़ तो प्राउड फील करने वाली है, हालांकि उतनी अच्छी नहीं है, उतनी वर्ल्ड क्लास नहीं है, बट हाँ वी हैव द लार्जेस्ट, वी हैव नॉट लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट। सो रोड नेटवर्क हमेशा एग्रीगेट मतलब लगभग हमारे अगर देश के अंदर रोड को देखेंगे तो लगभग 54.7 लाख किलोमीटर हमारे भारत के अंदर सारे रोड्स को अगर एक सीधी कतार में जमा दिया जाए और फिर हम उसका डिस्टेंस अगर पता करें तो एग्रीगेट अप्रॉक्सीमेटली 54.7 लाख किलोमीटर है भारत का रोड नेटवर्क। ठीक, यहाँ थोड़ा सा फैक्ट है, हो सकता है एमसीक्यू में आपसे पूछ ले। यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट होता है रेलवेज से। रेलवेज से जो रोडवेज होते हैं ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि जहाँ पर रेलवेज नहीं पहुँच सकता वहाँ पे रोडवेज पहुँच जाता है। अगर आप रोडवेज को बनाने की, मेंटेनेंस की बात करो या फिर उसके ऊपर एक्सपेंडिचर की बात करो तो काफ़ी चीपर होता है इंस्टेड ऑफ रेलवेज। ठीक, मेंटेनेंस भी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होता। अगर यहाँ पर खड्डा हुआ है तो इसको भरपाई कर देंगे, और वैसे भी हमारे यहाँ तो खड्डे होते हैं तो भरपाई करने की हमें ज़रूरत नहीं होती।
नहीं करते हैं भरपाई, हम कई सालों साल नहीं करते हैं, जब चुनाव आने वाले होते हैं तभी करते हैं, ठीक। सो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है। अच्छा, साथ ही साथ इसकी जो कॉस्टिंग होती है काफ़ी कम है रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन से। रोड्स इजीली काफ़ी आसानी से उन प्लेसेस पे भी पहुंच जाते हैं जहां रेलवे नहीं पहुंच पाता, ठीक है। एंड नो डाउट हम लोग अगर इसको डिस्कस करें कि रेलवेज़ की कंपैरिजन में अगर जो रोडवेज़ है वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो तुम सोचो तुम्हारे घर तक रोड आ सकता है कि रेलवे आ सकता है? ऑफ कोर्स रोड ही आ पाएगा ना। तो इसलिए भी रोड इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कॉमन पीपल को कनेक्ट करता है। रोड्स के साथ में मतलब आप हर जगह पर रोड्स को देख सकते हो, जैसे आपको सिनेरियो में भी दिख रहा होगा, इस टाइप का भी रोडवेज है हमारे पास, स्लोपी एरियाज में, हिली एरियाज में, हर जगह पर। और कॉमनली हमारी इकोनॉमी में रोडवेज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? मैक्सिमम आप बहुत डिस्टेंस प्लेसेस से सामान को लेकर आ जा सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको आपकी डोर स्टेप तक पहुंचाना, उसको सही कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम केवल रोडवेज कर। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें तो इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है। अ फ्यू पर्सन एंड द स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। इकोनॉमी में ज़रूरत है, चाहे छोटे से छोटे चाहे बड़े से बड़े, सब चीज़ों को अगर आपको पहुंचाना है तो रोडवेज के थ्रू आप पहुंचाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम इसका कंपेरिजन करें दूर दराज वाले हिस्से में, देखो छोटे प्लेसेस पे चल जाएगा काम अपना, लेकिन अगर डिस्टेंस कोई है, कहीं काफ़ी दूरी पर आपको जाना है और आपको बहुत ही स्मूथ राइड करनी है, तो ऐसे में यू नीड टू टेक द नेक्स्ट ओपिनियन और नेक्स्ट स्टेप दैट वुड बी रेलवेज। बट हाँ, आप मान के चलो ज़रूरी है हमारे लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेलवेज चाहे एयरवेज इनकी बात करें तो छोटे प्लेसेस पर ये एफिशिएंट नहीं है, बड़े प्लेसेस पे एफिशिएंट है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से लेकर मैन्युफैक्चरर से आपके ट्रेडर तक तो चलो पहुंचा देंगे, या फिर किसी सिटी तक तो पहुंचा देंगे, बट अल्टीमेटली जो अपना डेस्टिनेशन इसको अचीव करना है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही होगा। ये एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवेज के बीच में एक तरीके से इंटरलिंकेज है, एक तरीके से ये कनेक्ट करता है इन दोनों ट्रांसपोर्टेशंस को, ठीक। सो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया हैज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स, एग्रीगेट 54.7 किलोमीटर्स। इंडिया का रोड जो है बहुत ही फास्ट स्पीड से डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ इसकी जो डेंसिटी है दैट इज़ ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड, ठीक है। स्टिल डेंसिटी ऑफ रोड्स इज़ वेरी लो, जितनी हमारी नीड्स है उसकी कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो दैट इज़ वेरी लो। इसको और थोड़ा सा हमें स्पीड और बूस्टअप देना पड़ेगा। अगर हम रोड्स के बारे में बात करें, द लेंथ ऑफ द रोड्स एज पर 100 स्क्वायर किलोमीटर द ऑफ एरिया इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ रोड, के 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने किलोमीटर आपकी रोड है, इस चीज़ को हम मेज़र करते हैं डेंसिटी ऑफ रोड्स से, ठीक है। रोड्स की डेंसिटी कितनी है तो उसका मेजरमेंट क्या है, 100 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितनी रोड्स आपने बना रखी है, उसके बिहाफ पे जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो दैट कंपैरिजन इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ रोड्स। नेशनल अगर हम बात करें नेशनल एवरेज रोड डेंसिटी की, तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 142.68 किलोमीटर ओवर द 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, कोई एक एरिया आपने निकाला 100 स्क्वायर किलोमीटर का, इसमें 142.68 किलोमीटर रोड है, मतलब इतना इसके अंदर कंस्ट्रक्शन हुआ है रोड्स का। डेंसिटी ऑफ रोड इज लोवेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, सबसे कम आपको देखने को मिलती है जम्मू एंड कश्मीर में और सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है केरला में, ठीक। 517.77 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है ओवर द 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा ना। तो रोडवेज हैव एन एज ओवर द रेलवेज ड्यू टू द फॉलोइंग फीचर्स। रोडवेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ रेलवेज ड्यू टू सच फीचर्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में कि क्या इंपॉर्टेंस है रोडवेज का, तो आपको ये वाले पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे। सो मार्क कर लीजिएगा इसको आप, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहां पे सबसे कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है इंस्टेड ऑफ, अगर हम कंपैरिजन करें रेलवेज से,
सोचो रेलवे का वो जो ट्रैक होता है ना, उस पर जो लोहा लगता है वो भी कितना महंगा होता है, ठीक है, और वो जो वैगन्स बनते हैं वो वैगन कितने महंगे होते हैं। सो इसलिए इसका सॉरी, तो जो इस पे इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी हमारा कम होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको आसानी से आप बना सकते हो किसी भी प्लेस पे, कितना ही एल्टीट्यूड हो, कितनी ही ऊंचाई हो, कितना ही घुमाव हो, कितना ही स्लोप हो, यहाँ पर आप इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप रेलवेज को नहीं बना सकते, ठीक, तो इसलिए भी रोड का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी मोड होता है, जहाँ रुकना चाहो वहाँ रुक सकते हो, काफ़ी कॉमन होता है और आसानी से कोई भी कॉमन पर्सन वहाँ पर मतलब आप आसानी से इसको कम्यूट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। 24 घंटे कभी भी जाना चाहो, रोड पे निकलना चाहो, निकल जाओगे, क्या दिक्कत है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम आती है। एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इज पॉसिबल ओनली थ्रू द रोड ट्रांसपोर्टेशन। किसी गांव में आपने खेतीबाड़ी करी और खेतीबाड़ी के बाद में जो भी प्रोडक्शन आपने ग्रो किया है, उस प्रोडक्शन का अगर आपको सप्लाई करना है, उस प्रोडक्शन को कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो आपको रोड ट्रांसपोर्टेशन का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। सो यहाँ पर पहले पॉइंट में इसने क्या कहा, टिप्स पर याद रखना। पहले पॉइंट में कहा कि इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होता है कंपैरेटिवली रेलवे से कम होता है। दूसरे में ये कितने भी एल्टीट्यूड पर आप इसको बना सकते हो, आप कभी भी आसानी से इसका यूज़ कर सकते हो, 24 घंटे कभी भी। इसकी कॉस्टिंग काफ़ी कम होती है और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है तो रोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना हमें ज़रूरी है। रोड ट्रांसपोर्टेशन हैज़ द मेरिट ऑफ ऑफरिंग पर्सनल सर्विसेज। अगर आप डोर टू डोर सर्विस की बात करो, या फिर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करना हो, या चलो सिटी भी छोड़ दीजिए, एक आपका कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, उस लोकेशन से अगर दूसरी लोकेशन को भी आपको कनेक्ट करना है तो भी आपको रोडवेज की ही मदद लेनी पड़ेगी, आप वहाँ पर ट्रेन नहीं पहुँचा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा रोड सिस्टम फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल गुड्स। कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह आपने मिल्क निकाला और उसको आपको जो भी कंज्यूमर्स हैं वहाँ तक पहुँचाना है, गाय से हमें दूध मिला और हमने उसको अब जो भी जहाँ जहाँ कंजप्शन है उसका वहाँ पहुँचाना है। अब इसके लिए क्या आप ट्रेन हायर करोगे? नहीं, उसको केवल आप रोड की मदद से ही आप वहाँ पर पहुँचा सकते हो विद इन द टाइम, क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स हैं, 1 या 2 दिन में वो खराब हो जाएगा। इसीलिए ऐसी चीज़ों के यूटिलाइजेशन के लिए आपको रोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना होता है। साथ ही साथ रोड सिस्टम हमें फैसिलिटेट करता है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी पेरिशेबल गुड्स हो या किसी भी सर्विस को अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो ओनली थ्रू द रोडवेज यू कैन डू। अलग अलग एरियाज़ के अंदर आप अलग अलग जो प्रोडक्शन हो रहे हैं उसको आप इसमें कनेक्ट करते जाते हैं, और साथ ही जो फार्मर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाने वाले वो व्यक्ति होते हैं जो प्रोडक्शन लाइंस में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिक सा हमने डिस्क्रिप्शन लिया रोडवेज का। यहाँ तक कोई तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। भारत के अंदर रोडवेज का क्या सिनेरियो है, उनके सामने क्या सिचुएशन, क्या प्रॉब्लम दे फेस, उसको हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो रोड नेटवर्क है, अगर इसको कंपेयर करते हो आप अपनी डिमांड से, तो जितनी हमें ज़रूरत है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम कंस्ट्रक्शन है रोड का। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे रोड्स नहीं बने हुए। अब ऐसे में उनकी कंडीशंस मतलब आप ये सोचो उनका कनेक्टिविटी टूटा हुआ है। जहां पे रोड्स अगर बनी हुई होती है तो आसानी से वहां पे कनेक्टिविटी की जा सकती है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक के कंपेरिजन में, डिमांड जो उसकी है उसके कंपेरिजन में ये नेटवर्क इतना फ्लॉरिश नहीं है। द नेक्स्ट थिंग, द कंडीशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द रोड्स इज रियली पुअर। हमारे यहाँ पर एक बार जो गड्ढा बन जाता है ना, उसको वापस से भरपाई होने में काफ़ी समय लगता है, इवन शायद वो होता भी नहीं है। बरसात के टाइम ड्यूरेशन में या जब भी रेनी सीजन हमारे यहाँ होता है तो लगभग जितने भी रोड्स होते हैं उनकी स्थिति थोड़ी सी खस्ता हो जाती है, टूटे हुए गड्ढे आपको दिखते हैं, कितना ही एक्सीडेंट होता है। आज बहुत कम ऐसे स्टेट्स होंगे जहाँ पे बहुत तुरंत एफिशिएंट मैनर में जो सड़क होती है वो सुधर जाती है, अगर कभी भी उस पर कोई क्रैक या किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आई हुई होती है, तो खड्डा वगैरह होता है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन काफ़ी पुअर है, और ये और भी ज़्यादा ख़राब होती है जैसे मैंने आपको बताया रेनी सीजन में। हर जगह कीचड़, हर जगह कचरा। सबसे ज़्यादा अगर हम कंजेस्टेड रोड्स के बारे में बात करें तो सिटीज़ में है। ट्रैफिक हमेशा जाम रहता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक काफ़ी है। इसी कारण से रोड्स जो है सिटीज़ में काफ़ी कंजेस्टेड रहती है।
Most of the highways lack side amenities like the telephone booths, emergency health service center, पुलिस स्टेशन। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं या फिर आप कोई स्टेट टू स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको रोड के पास में अगर आपकी कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आपको, वैसे तो रूल होना चाहिए कि पर किलोमीटर के बाद में आपको इमरजेंसी कोई टेलीफोन बूथ वगैरह हो जिससे कि आप अपनी नीड्स या अपनी प्रॉब्लम उन तक कन्वे कर सकें, बट हमारे यहाँ होता है, सेटअप किया जाता है, लेकिन वो एफिशिएंट मैनर में काम नहीं करता। जितने भी हमारे यहाँ हाईवे है उन सभी के साथ में ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जितनी भी एमिनिटीज़ हमें चाहिए होती है, नीड जो हमारी है वहाँ पे, जिससे हेल्थ कहीं एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे कहीं एक्सीडेंट किसी का होता है, तो ऐसे में उनको इमरजेंसी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती, पुलिस स्टेशन वहाँ नहीं होता, टेलीफोन बूथ नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। कई ऐसे भी प्लेस होते हैं जहाँ नेटवर्क होता ही नहीं है, रोड लाइट की तो बहुत दूर की बात है। तो सच कंडीशंस गिव्स अस द मतलब एक्चुअल पिक्चर ऑफ द रोडवेज और इंडियन रोडवेज, सच प्रॉब्लम्स वी फेस एंड द कंडीशन इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो कंडीशंस हैं हमारे इंडियन रोडवेज की, जितनी नीड है उससे काफ़ी कम है, बट हाँ फिर भी हम दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स का पार्ट है, ठीक। लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं इसमें। यहाँ तक कहीं कोई तकलीफ तुम्हें हो तो बता दीजिए। रोड्स का अगर हम डिवीज़न करें तो लगभग रोड्स को हमने 6 डिविजन्स में डिवाइड किया है या 6 हिस्सों में हमने बांटा है। सबसे पहले आते हैं आपके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, फिर आता है आपके नेशनल हाईवे, फिर आता है आपका स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स, और फिर आ जाता है आपका बॉर्डर रोड्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है, मैक्सिमम चीज़ें हमें नाम से पता चल रही है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए दिस फर्स्ट पॉइंट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आप याद रखें हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है इंडियन रोड्स को। यहां तक कोई तकलीफ तुम्हें है तो बताओ, इनको एक बार याद कर लो। चलो अब इसके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, नाम से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर आप एक बार इस फोटोग्राफ को देखेंगे तो इस फोटोग्राफ के थ्रू आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे। देखो यहाँ दिल्ली से आपने कनेक्ट किया किसको, गुजरात को, गांधीनगर, फिर आपने कनेक्ट किया मेजर सिटी को, यहाँ तक पहुँच गया आप चेन्नई तक, चेन्नई से आपने वापस कैलकाटा को कनेक्ट किया, उसके बाद दिल्ली को, गुजरात, दिल्ली, गुजरात, इधर आप चले गए तमिलनाडु, इधर चले गए आप आपके कैलकाटा, वेस्ट बंगाल, एंड फाइनली एक आपका ये जो मेजर सिटीज़ को अप्रोच करते हुए जो आप पहुँचे हैं, ठीक है, इसी को कहा गया है क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ठीक। इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है ये जो सुपर हाईवे है, इस सुपर हाईवे का जो मेजरली इसको बनाने का जो प्लान था वो यही था कि फास्ट मूविंग ट्रैफिक हो। जो भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, मतलब इंपॉर्टेंटली ये दिल्ली को कैलकाटा से, कैलकाटा को चेन्नई से, अब मुंबई से जोड़ने के लिए 6 लेन हाईवे बनाने की कोशिश थी जो कंप्लीट हुई। अप्रॉक्सीमेटली 5846 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में बात करें, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में बात करें जो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक कनेक्ट करता है, साथ ही साथ वेस्ट टू ईस्ट कॉरिडोर की बात करें जो आसाम और गुजरात को कनेक्ट करता है, वो भी इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक। साथ ही साथ जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, लगभग 10 मेजर पोर्ट्स को कनेक्ट करेगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और कॉरिडोर वाले प्रोजेक्ट में, जिसका टोटल लेंथ होगा 363। आप इतना सब कुछ अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि मेजरली आपने दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई और मुंबई को कनेक्ट किया, ठीक है। दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई, मुंबई को आपने कनेक्ट किया। साथ ही साथ आपने इसके बाद में इसका जो टोटल लेंथ था 5846, और इधर आ जाएंगे अगर इसके अंदर आप टोटल पोर्ट्स को भी जोड़ लेते हैं तो 363। इसके अलावा आप नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को इसमें कनेक्ट कर लेते हैं, ये भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनेगा। इसका मेजरली जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि 6 लेन हाईवे बना करके जो मेगा सिटीज़ हैं उनके जो डिस्टेंस है उसमें लगने वाले टाइम को आप कम से कम कर दें। साथ ही दूसरे जो हमारे यहाँ पे NHI है, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो इसको भी आप सपोर्ट दें। 6 लेन हाईवे बन रहा है, सुपर फास्ट हाईवे है, 4 मेजर
जो सिटीज़ हैं आपकी उनको आपने कनेक्ट कर लिया है, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे क्या है, तो मैंने आपको बताया कि मेजर सिटीज़, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, 6 लेन हाईवे, 5846, 10 पोर्ट्स, इन सब के साथ में इन सब को मर्ज करने के बाद में बनता है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, यहां तक कोई तकलीफ तुम्हें होगी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं, दैट इज नेशनल हाईवे। अगर आप नेशनल हाईवे की बात करो, नाम से चीजें पता चल जाती हैं। जैसे इस वाले टॉपिक में तो मैक्सिमम चीजें नाम से आपको पता चल जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे भारत के अंदर जो नेशनल हाईवेज हैं, बेसिक उनका कनेक्शन होता है कि वो सिटी टू सिटी और उनकी जो कैपिटल्स हैं, बड़ी सिटीज हैं, उनको कनेक्ट करते हैं। द मेन रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD and known as the national highways. These roads connect the state capitals, big cities and important ports. The national highways maintains the availability of essential products. Of course, the state trade is possible due to or by the national highways. All the essential products like raw material और द फिनिश गुड्स, वेजिटेबल, फूड, ग्रेन्स या फिर और भी कोई ट्रांसपोर्टेशंस का या के थ्रू पहुंचाने वाला कोई सामान होता है, तो वो आपके NH से ही पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये स्टेट टू स्टेट कनेक्शन बैठाता है, स्टेट टू स्टेट, मेजर सिटीज एंड ऑल। अगर मैं यहां पर स्टेट हाईवे की बात करूं तो इसको कहते हैं स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के थ्रू बनाए गए रोड्स, जिसका मेन काम क्या होता है, स्टेट की कैपिटल को दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जोड़ना। स्टेट हाईवे मतलब स्टेट की जो कैपिटल है उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में जोड़ना, उसी स्टेट के, और साथ ही साथ दूसरे इंपॉर्टेंट टाउन्स के साथ भी उसको जोड़ लेना। इसकी जो टोटल लेंथ होती है, द टोटल लेंथ ऑफ स्टेट रोडवेज इन इंडिया, अगर हम पूरे स्टेट हाईवेज की बात करें तो लगभग 4 लाख किलोमीटर लंबा हमारे यहाँ पे स्टेट हाईवे है। बात समझना, स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, ये डिवीजन्स हैं। ठीक है, यहां पर ये याद रखें आप, स्टेट हाईवेज इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि आपकी उस स्टेट की कैपिटल और उस स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो जुड़ जाने चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या करेंगे, द डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर द लिंकेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स विद द मेजर रोड्स। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बनने वाले रोड हैं वो अलग अलग, अगर कोई आपके यहाँ पर कोई ऐसा प्लेस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई मॉन्यूमेंट है, कोई टूरिज्म प्लेस है, उसको वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। वहाँ की रोड काफ़ी अच्छी होती है, उसको क्या कहते हो आप, डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हो। इसकी जो टोटल लेंथ है भारत के अंदर लगभग वो 6 लाख किलोमीटर है। बात समझना, इसको आप अलग काउंट कर रहे हो, इसको आप अलग काउंट कर रहे हो और इसको आप अलग काउंट कर रहे हो। ठीक है, और इसको मेंटेन किया जाता है जिला परिषद के थ्रू। जिले के अंदर मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है दैट इज जिला परिषद, वो इसका मेंटेनेंस का काम करती है। PWD कहा जाता है इसको, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, स्टेट में भी वही होता है, बस उसके आगे स्टेट जुड़ जाएगा, और सेंट्रल में भी वही होता है, उसके आगे नेशनल जुड़ जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल कह दो या नेशनल कह दो। आगे हम बात करते हैं अदर रोड्स या विलेज रोड्स। कोई भी छोटी, अगर गांव के अंदर आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी ग्राम सड़क योजना, इस तरह की अगर कोई रोड्स बनती है जिसको एक गांव से दूसरे गांव तक कनेक्ट करना होता है या गांव को मेन रोड से कनेक्ट करना होता है, तो इस टाइप की रोड्स में उसको काउंट किया जाता है। द कनेक्शन विद द विलेजेस, नेबरिंग टाउन्स, नेबरिंग सिटीज, रूरल रोड्स, यहाँ पे जो कुछ भी ऐसा होता है उसके अंदर उसको, इन सभी को विलेज रोड्स में काउंट किया जाता है। इसका विलेजेस के डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सोचिए, फार्मर्स अगर रोड नहीं है तो जो भी प्रोडक्टिविटी उन्होंने की है वो कैसे वो पहुंचाएंगे दूसरे प्लेसेस तक। इसलिए अगर यहाँ पर इस तरह की रोड होती है तो आसानी से आप ये चीज़ कर सकते हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी इसी चीज़ को थोड़ा सा पुश करती है कि हर गांव के अंदर सड़क होनी चाहिए और उस सड़क को यूज़ किया जाना चाहिए उस गांव के वेलफेयर के लिए। बॉर्डर रोड्स में क्या होता है, बॉर्डर के आसपास की जितनी भी रोड्स होती है या बॉर्डर के आसपास में पेट्रोलिंग के लिए बनाई गई जो रोड्स होती हैं उसको हम बॉर्डर रोड कहते हैं। इसको बनाने वाला है ब्रो का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 1960 में बना था। इसका मेन स्ट्रेटजी है कि कभी भी हमें ज़रूरत पड़ जाए बॉर्डर के पैरेलल रोड बनाई जाए बॉर्डर को कनेक्ट करने के लिए, जिससे कभी भी अगर अटैक वगैरह हम पे होता है तो हम तुरंत बॉर्डर तक पहुंच सकें, हमारी अप्रोच वहां तक
काफ़ी आसान हो, साथ ही हमारी जो नीड्स हैं, जो भी वहाँ की ज़रूरतें हैं बॉर्डर तक के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, कुछ भी, तो वो चीज़ें भी हम अचीव कर सकें। तो उसका मेन इंटेंशन और उसका मेन जो नीड होता है वो हम फुलफ़िल कर सकते हैं बॉर्डर रोड्स के थ्रू। यहाँ तक कोई तुम्हें तकलीफ़ हो तो बता दीजिए, मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। चलिए फिर आगे देखते हैं, अगर नहीं है तो। यहाँ पे सरफेस रोड और अनसरफेस रोड्स के बीच में बात करते हैं डिफरेंसेस की। अगर आप कंपैरिजन करने की कोशिश करो दोनों के बीच में, तो देखो नाम से तुम्हें, फिर मैं वही कर रहा हूँ, मैक्सिमम हमारे इस चैप्टर में चीज़ें नाम से आपको पता चल जाएगी। इसने कहा सरफेस रोड, इसका मतलब है कि ऐसा आपको सरफेस क्लीन दिखता है, साफ सुथरा दिखता है, वो तो सरफेस रोड हो गया। जहां पे साफ सुथरा ना दिखे वो अनसरफेस रोड होता है। सरफेस का मतलब सीधी सपाट आपको जमीनें दिख रही है। अब अगर ऐसा है तो आपको ऑब्वियसली बात है, ये तो या तो चारकोल से बनेगा, सीमेंट से बनेगा, मतलब वो होता है ना, डामर कहते हैं इसको, टार, ठीक है, स्टोन से बनेगा। ये स्मूथ होता है, पॉलिश रोड होता है, हर वेदर के अंदर ये सहन कर पाता है हर एक चीज़ को। इसका मेंटेनेंस जो किया जाता है तो स्टेट के थ्रू किया जाता है, सेंट्रल के थ्रू किया जाता है। और हमारे टोटल रोड नेटवर्क का 53 पॉइंट समथिंग इसके पास में है। जबकि अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें तो जो वो पक्की सड़क है तो एक कच्ची सड़क है, ये सॉइल से या स्टोन से बनाई जाती है, हमेशा इसमें रग्ड होता है, डस्ट होता है। जब भी कभी रेनी सीजन आता है तो यहाँ पर तबाह हो जाता है वो रोड। इसका कंस्ट्रक्शन लोकल अथॉरिटीज़ के थ्रू किया जाता है। और यहाँ पे 46 पॉइंट समथिंग कुछ इसका टोटल प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, या टोटल रोड नेटवर्क के अंदर इसका हिस्सा है। इसका 50 पॉइंट समथिंग एंड इसका 46 पॉइंट समथिंग है, ठीक। यहाँ तक मेरे हिसाब से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगला टॉपिक देखते हैं इसी के अंदर, रोड ट्रांसपोर्टेशन के सामने क्या प्रॉब्लम है। अगर अभी भी हमने देखा था रोडवेज के सामने क्या प्रॉब्लम है वो हमने पढ़ा, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहे हैं। देखो दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, एक बार मैं अगर पीछे आपको इसको दिखाऊं, तो अभी हमने जो प्रॉब्लम्स पढ़ी है ना, हालांकि डिफरेंस नहीं है, दोनों की सिचुएशन सेम है। वो था आपका रोड के साथ में प्रॉब्लम, यहां पर आएगा इंडियन रोड्स के साथ में प्रॉब्लम, जबकि हम यहां पढ़ रहे हैं रोडवेज के साथ में, या जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसके साथ में प्रॉब्लम, ठीक। तो देखो यहां पर इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि जितना ट्रैफिक है सेम चीज होगी, ज्यादा अंतर नहीं है। जितना ट्रैफिक है उस वॉल्यूम में प्रोडक्टिविटी नहीं है। यहां पर लगभग रोड्स अभी भी मतलब पक्की सड़कें नहीं है। इसके अलावा NH जितने हैं, नेशनल हाईवेज जितने हैं, नीड जितनी है उतने नेशनल हाईवेज नहीं है। साथ ही साथ काफ़ी कंजस्टेड है सिटीज़ में, और जो ब्रिज हमें चाहिए, जो ये नैरोनेस है वो ख़त्म नहीं हो पा रही है। जितने ट्रैफिक जिस हिसाब से, जिस पेस से बढ़ रहा है, उतना रोडवेज हमारा काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये एक बार आप देख लीजिएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रेड कलर में है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो आपको ब्लू कलर में दिखेगा, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट और वेस्ट का कॉरिडोर आपको स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है, स्काई ब्लू कलर में। और साथ में NHDP फेज 3 नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये है आपका फेज 3 का। तो देखो छोटी छोटी रोड्स कनेक्ट कर रही है। देखिए इसने क्या किया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ने जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये देखो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को यहाँ से ये कनेक्शन मिल गया, एक इसके थ्रू कनेक्ट हो गया यहाँ पे, बात समझ रहे हो। तो इस तरह से ये जो डेवलपमेंट फेजेस हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके तहत आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के साथ जोड़ देते हो किसको, नेशनल हाईवेज को, और या फिर जो आपके दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं उनको, ठीक है। तो मैप में मेरे हिसाब से यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी चीज को। अब हम बात करेंगे एक नए फेज की, दैट इज योर रेलवेज। रेलवेज के थ्रू कैसे नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, उसी चीज को हम पढ़ते हैं यहाँ पे। हालांकि अब ज़्यादा स्लाइड्स नहीं रखूँगा, शॉर्ट में समझा दूंगा सारी चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा टाइम तुम्हारा लगना नहीं चाहिए। लेकिन रोडवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे उसको डिटेल में समझाना तुम्हें पड़ा। रेलवेज है, बहुत ही एफिशिएंट तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है मूवमेंट करने का। यहाँ पे देखिए सबसे चीपेस्ट वे भी है, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। चाहे बिजनेस हो, साइट सीन की बात हो, पिलग्रिमेजेस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो किसी गुड्स या सर्विस का, लंबे डिस्टेंस पर अगर आप जा रहे हैं तो सबसे एफिशिएंट तरीका होता है रेलवेज।
सबसे बढ़िया तरीका है। रेलवेज के थ्रू इंडिया कनेक्ट होता है, इंडिया कनेक्ट करता है अपनी इकोनॉमी को पूरी कंट्री के साथ ही साथ इससे इंडस्ट्रीज़ का, एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होता है। ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना कि इंडियन रेलवेज का जो नेटवर्क है दैट इज़ 7,137 स्टेशन। टोटल भारत के अंदर इतने स्टेशंस हैं, ठीक है, इतनी टोटल लेंथ है इसकी। रूट, इतनी लंबे रूट पे लगभग 67 किलोमीटर्स का इसका रूट है। लगभग इसके पास में 11,122 लोकोमोटिव्स, मतलब इंजन है, इंजन इतने हैं, ठीक है, और 54,506 पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स हैं, मतलब वो डब्बे हैं, वैगन्स हैं। लगभग 6,899 कोच हैं और 2,51,256 वैगन्स हैं। ओके, वो पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स हैं। पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स मतलब जो पैसेंजर्स को ढोने वाले लोकोमोटिव्स हैं वो, और यहाँ पे वैगन्स हो गए। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे ये जो डेटा है 31 मार्च 2016 का डेटा है, इस डेटा के हिसाब से आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने समझा कि कैसे कितने सारी डिविजन्स किए गए हैं हमारे रेलवेज के, और सोचो एक एक डब्बे को बनाने में कितना टाइम लगता होगा। 2,51,256 वैगन्स के साथ में लगभग 54,506 पैसेंजर जो सर्विस व्हीकल्स हैं वो चलते हैं। साथ ही साथ कोच है हमारे पास में 6,899। इसके अलावा 11,122 बड़े इंजन्स हैं। हालांकि ये इसमें से कुछ पुराने भी हो गए हैं और कुछ अपडेट किए गए हैं। ये आपको इंडियन रेलवे लगभग 16 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करता हुआ या डिवाइड होता हुआ दिखता है आपको। ये नॉर्दर्न रेलवेज दिख रहा होगा, ये नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवेज दिख रहा है, इसमें ये स्टेट्स कनेक्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद में नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवेज है। इस तरह से अलग अलग रेलवेज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, अलग अलग जोन्स आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से ये पूरे के पूरे भारत को कनेक्ट कर लेता है एक साथ। यहाँ पे जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है जिस पैटर्न का रेलवे नेटवर्क के लिए, वो लार्जली इन्फ्लुएंस्ड है हमारे यहाँ पे फिजियोग्राफिक कंडीशंस के साथ, इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ में, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स के साथ में। मतलब कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो और पूरे स्टेट्स को, सारे स्टेट्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, पूरे भारत को आप एक साथ कैसे लेकर आ सकते हो, वो उसी को बेस बना करके हमने हमारे यहाँ इंडियन रेलवेज को लगभग इन 16 जोन्स में डिवाइड किया। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। अगर आप भारत के बारे में बात करें, ये जो पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया, फिजियोग्राफिक्स मतलब जो भी आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, वो ज्योग्राफिकल कंडीशन हो गया, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन हो गया और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन हो गया। इसके बिहाव पे आपने लगभग इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए इंडियन रेलवेज को 16 पार्ट्स में डिवाइड किया, 16 तरीके से डिवाइड किया। इनके सामने क्या प्रॉब्लम आती है इंडियन रेलवेज में? देखो, ट्रैक्स हमारे काफ़ी पुराने हो गए हैं, अब दरारें आ जाती है उसमें। पहले रेलवे का जो ट्रैक होता था, इसके डिवीज़न 3 होते हैं। इसको कहते हैं नैरो गेज, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है उसको कहते हैं ब्रॉड गेज, और एक जो आजकल चल रहा है ट्रैक दैट इज मीटर गेज। मीटर गेज ये होता है आपका ब्रॉड गेज और ये होता है आपका नैरो गेज। सिंपल सी बात है, रेलवे ट्रैक जितना चौड़ा होगा उसके ऊपर चलने वाला लोकोमोटिव्स उतना चौड़ा होगा, मतलब उतना ही बड़ा होगा, और ज़्यादा बड़ा होगा तो एफिशिएंट तरीके से आप ज़्यादा लोगों को एक बार में मूव करवा सकते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो हालांकि पहले ये था, फिर इस पे आए हम, और इससे अब इस पे आ चुके हैं पूरी तरीके से। लेकिन ये जो है ना, ये भी अभी भी डीजल पे चल रहा है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ इसके जो ट्रैक हैं वो काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन ट्रैक्स को बदलना पड़ेगा। बहुत सारे पैसेंजर्स हैं वो ट्रैवल करते हैं विदाउट टिकट, जब टिकट लेते ही नहीं है तो ये घाटे में जाएगा ऑफ कोर्स। लोग अपना जगह जहाँ पर भी आती है तो बीच रास्ते में चेन खींच देते हैं और ट्रेन से उतर के जब तक कोई पर्सन वहाँ आए उसके पहले ही वहाँ से भग जाते हैं, जिसके कारण से अचानक से ब्रेक लगने पर जो फ्यूल का जो प्रॉब्लम होता है वो हमें फेस करना पड़ता है। इंजन स्टार्ट होता है ना जब उसका, तो ऐसा कहा जाता है कई लीटर्स तो इंजन स्टार्ट होने में एक बार में लग जाता है। आप सोचें
कितना पावर चाहिए होता होगा उस ट्रेन को, और अचानक से अगर ब्रेक लगते हैं तो भी आप जानते हो कितना इंजन पेट्रोल या डीजल जो है वो कंज्यूम करता होगा। लोग लेकिन समझदार नहीं ना, कभी भी ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अचानक ब्रेक लगने के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो सकती है। कई बार फ्रिक्वेंट इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स एंड मिस हैपनिंग्स आपको देखने को मिलती है, जिसके कारण से रेलवेज़ का बहुत नुकसान होता है। और एक चीज़, हमारे यहाँ चुराने की आदत भी बहुत तगड़ी। प्रॉब्लम क्या होती है? चोरी करने की आदत। मैक्सिमम जो रेलवे आपकी संपत्ति है, तो ये आप दिल पे लगा लेते हो बात, और दिल पे लगा लेते हो तो फिर उसके अंदर जो भी संपत्ति दिखती है वो अपने घर पर दिखती है कुछ टाइम बाद। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो बहुत दिक्कत है हम लोगों को, इंडियन ह्यूमैनिटीज़ मतलब मेंटलिटीज़ इस तरह से काम करती है कि अगर आपको छोटा सा छेद दिखा है तो जब तक उसके अंदर हम हाथ डाल करके, उंगली डाल करके, जब तक उस छेद को बड़ा ना कर दें, उसमें से स्पंज निकाल निकाल के फेंकने ना लग जाएं, अगर धागा दिख रहा है तो उस धागे को खींच के तोड़ के फेंक ना दें, तब तक हमारे जी को शांति नहीं मिलती। तो इस तरह की अगर आदतें हैं तो भैया आदतें सुधारो। इसी कारण से हमारा इंडियन रेलवेज नुकसान में जा रहा है। एक तेजस ट्रेन चली थी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ, हेडफोन्स वगैरह होते थे, एलईडी वगैरह होती थी। फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम जो हमारे यहाँ हेडफोन्स थे वो सारे गायब हो गए उस ट्रेन में से निकाल करके। मतलब तुम सोचो, हमारा भारतीय जो रेलवे है ना, केवल एकमात्र ऐसा रेलवे है जिसके अंदर टॉयलेट के अंदर जो डब्बा होता है ना, उसको भी चेन से बांध के रखते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तेजस्वी लोग हैं, बड़ा तेजस्वी है। तो ऐसे यही रीज़न है कि हम थोड़े से नुकसान में जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। एयरवेज भी बहुत अच्छा है, टफ कंपटीशन दे रहा है, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इस कारण से इसको compete करना उसके बस की बात नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं, आगे देखिए। अगर हम एक और रोडवेज में बात करें, अभी तक हमने क्योंकि रोडवेज में लैंड एरियाज में बात कर रहे हैं, तो रोडवेज सबसे पहले देखा, फिर आपने सेकेंड टाइम पे रेलवेज देखा। एक और ऐसा ही तरीका है, वो है हमारा पाइपलाइन। हमारे देश में पाइपलाइन के थ्रू भी कई चीज़ों को, जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती है मैक्सिमम, उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम मूव करवाते हैं। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। फिर भी तो पाइपलाइन के थ्रू हम इन चीज़ों को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करवाते हैं। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के लिए, क्योंकि काफ़ी आसान होता है जो भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए पाइपलाइन को यूज़ करना। देखो क्या होता है, एक जगह पर आपने पाइपलाइन सेटअप की और एक बार का खर्चा है, बाकी फिर यहाँ पर से पाइपलाइन के थ्रू आप पेट्रोकेमिकल जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं या पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, उसको आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करवा सकते हो। एक्सपेंसिव नहीं है बिल्कुल भी, चीपर होगा काफ़ी। कुछ एडवांटेजेस हैं इसके, क्या क्या एडवांटेजेस हैं वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले, ट्रांसपोर्ट करना पाइपलाइन के थ्रू काफ़ी चीपर होता है, कोई डिले नहीं होता, कोई ट्रैफिक नहीं होता। एक बार आपने पाइपलाइन लगाया, वहाँ से सप्लाई करना शुरू किया और दूसरे एंड पर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। कॉस्ट एफिशिएंट होता है, इनिशियल कॉस्टिंग होगी, उसके बाद में आपके पास में विदाउट कॉस्टिंग चलेगा काम। इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी आसान होगा। क्यों? अगर कहीं से लीकेज होती है तो आपको पता चल जाएगा, सिस्टम लगे हुए होते हैं। साथ ही साथ गैस भी आप इसे सप्लाई कर सकते हो, तो ऑयल भी इससे आप सप्लाई कर सकते हो। ये वाले पॉइंट्स थोड़े अच्छे से समझ लेना इन सभी को, ठीक है। जो पाइप्स हैं यहाँ पे मतलब मान के चलें, हमारे यहाँ पे जो पाइप्स वगैरह सेटअप किए जाते हैं, वो उसको इस तरह से सेटअप किया जाता है कि ऑटोमेटिकली वो मतलब एफिशिएंट मैनर में काम कर पाए लाइफ लॉन्ग। तो चाहे अंडर सी हो, चाहे एक ऐसे जरिए से, एक ऐसे रास्ते से उसको सेटअप किया जाता है जहाँ पे उसको तोड़ फोड़ उसकी कम से कम हो, उसको नुकसान कम से कम पहुँचे। तो ऑफकोर्स इस वाले से भी हमारे कॉस्ट एफिशिएंट ये हो जाता है। इनलैंड लोकेशंस के बारे में बात करें तो जो रिफाइनरीज हैं हमारे यहाँ, जैसे बरौनी में है, मथुरा में है, पानीपत में है, इनको कनेक्ट करते हुए है, ये पाइपलाइन के थ्रू ही यहाँ तक रिफाइनरीज तक ये ऑयल पहुँचता है। जैसे आपने मुंबई के पास में ऑयल फील्ड लगा दिया है, या वहाँ पर आपने वहाँ से स्टार्ट की, गुजरात से आपने स्टार्ट की, अब वहाँ से पाइपलाइन आपने लगाई और यहाँ पे रिफाइनरीज हैं, बरौनी में है, मथुरा में है, पानीपत पे है, जयपुर के पास में चाकसू एक एरिया है वहाँ पर है। तो वहाँ तक आप ये क्रूड ऑयल पहुँचा देंगे विथ मतलब थ्रू द पाइपलाइन। वहाँ पर उन रिफाइनरी से वो प्योर फॉर्म में आएगा, पेट्रोलियम फॉर्म में आएगा, और उसके बाद में आप उसको टैंकर्स में पहुँचा सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं जहाँ भी उसकी नीड होगी। लेकिन सोचिए,
क्रूड ऑयल को पहले आप रिफाइनरी तक पहुंचा रहे हो, फिर वहां पर वो रिफाइन हो रहा है, उसके बाद में फिर उसको वापस से टैंकर्स के थ्रू पहुंचा रहे हो जहां पर उसकी नीड है। तो ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपने पाइपलाइन का यूज़ करना शुरू किया। अगर हम हमारे कंट्री में बात करें तो लगभग 3 बड़े नेटवर्क हैं, याद रखना। सबसे पहले आसाम से कानपुर याद रखें। दूसरा गुजरात से जालंधर, दूसरा हो गया। और इसके बाद में लास्ट वाला गैस पाइपलाइन भी एक हमारे हजीरा जो कि गुजरात में है, उससे जगदीशपुर को हम कनेक्ट करते हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये वाला थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया, 3 बड़े हमारे यहाँ पे पाइपलाइन हमने प्रोजेक्ट है उनको यूज़ किया है। सबसे पहले याद रखें आपने क्या किया, आसाम से यूपी को जोड़ा, आसाम और यूपी, गुजरात को और पंजाब को आपने जोड़ा, और वापस से गुजरात को और आपने यूपी को जोड़ा। ये 3 बड़े प्रोजेक्ट हमारे यहाँ, 3 बड़े नेटवर्क हमारे यहाँ चलते हैं। ऊपर वाले के अंदर अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम फील्ड, पेट्रोलियम को रिफाइनरी मतलब पेट्रोल की रिफाइनरी, दूसरे में भी पेट्रोलियम की, और यहाँ पे गैस पाइपलाइन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। और सेकंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान वालों के लिए और राजस्थान के आसपास वालों के लिए। इस तरह से रोडवेज हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं वाटरवेज की। वाटरवेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे ज़्यादा चीपेस्ट माना जाता है लॉन्ग रूट के लिए वाटरवेज को। सबसे सूटेबल है अगर आपको हैवी और बल्की प्रोडक्ट्स कैरी करने हैं तो, हैवी एंड बल्की। ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, आसानी से आप मूव कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। वियर एंड टीयर इज रियली लेस। आपको टूट फूट की जो गुंजाइश होती है वो बहुत कम होती है इसमें। बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर आपका सामान होता है और बड़े बड़े कंटेनर्स इस तरह से लोड किए जाते हैं, और उसके अंदर टूट फूट होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। जबकि रोडवेज के थ्रू जाओगे तो हमारी रोडें इतनी अच्छी है, कोई खड्डा नहीं होता, और इतनी अच्छी होती है शाइन करती हुई, क्या ही बताऊँ, मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा झूठ भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा, चलो कोई बात नहीं। बट फिर भी ये याद रखना आप, 90% जो भी कंट्री के अंदर ट्रेड होता है वो लगभग विदेशी कोई सामान हमारे यहाँ आता है तो लगभग वो सी रूट से ही आता है। इसको भी डेवलप करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, और जैसे नेशनल हाईवेज थे वैसे ही नेशनल वाटरवेज बनाए गए हैं, जो कि इन सभी के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। इनका मेन इंटेंशन होता है कि नेचुरल ट्रेड को प्रमोट करे, क्योंकि इसमें नेचर को कोई भी हार्म नहीं है। इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके लिए नेशनल वाटरवेज जो डिपार्टमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल। भारत के अंदर अगर हम बात करेंगे तो नेशनल वाटरवेज की बात करें तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, एक बार इसको थोड़े से ग्राफ को पढ़ते हैं। टोटल लेंथ के अंदर अपन बात करें तो लगभग 4503 किलोमीटर्स 15 स्टेट से होता हुआ, लगभग 15 स्टेट से होता हुआ ये गुजरता है नेशनल हाईवे। अब नेशनल हाईवे कौन सा कहाँ तक गुजर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, उसको फोकस करो। नेशनल हाईवे 1 के बारे में बात करें तो गंगा रिवर, वहां थोड़ा सा फोकस करोगे तो शॉर्ट में दिया हुआ है, उसको पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद में गंगा रिवर के बारे में बात करें तो हल्दिया से इलाहाबाद के बारे में मतलब कनेक्ट करता है। हल्दिया कहाँ पड़ता है बेटा, हल्दिया पड़ता है आपके वेस्ट बंगाल के अंदर। लगभग 1620 किलोमीटर का इसका टोटल सफर होता है। ये इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा है NW नंबर 2। ठीक है, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ में, थोड़ा सा इधर फोकस करें आप तो सादिया से दुबारी, ये 891 किलोमीटर लंबा एक नेशनल वाटरवे है। ऐसे ही वाटरवे नंबर 3, वाटरवेज नंबर 4, 5, इस तरह से। इसमें से आप मेजरली इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पूछ सकता है आपसे। बाकी किस किस नदी पर है ये, तो थोड़ा सा इन नदियों को पढ़ लेंगे अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं, हालांकि इतना डीपली पूछेगा नहीं, बट इन नदियों के नाम अगर आप पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ से होके बहती है। तो तुम देखो यहाँ पर अगर फोकस करोगे फर्स्ट वाले पर, तो यहाँ से गंगा रिवर निकल रही है, इलाहाबाद में प्रयाग है, देव प्रयाग, इससे यहाँ पर से कनेक्ट होती हुई वो गिर जाती है कहाँ पर, मतलब वो गिर जाती है आपके बे ऑफ बंगाल में। तो देखो इसने क्या कहा, जहाँ से शुरुआत हो रही है वहाँ से लेकर जहाँ पर उसका समुद्र में मिलना हो रहा है वहाँ तक जो नदी बह रही है, उस नदी को ही बेस बना करके आपने क्या किया है, जो वाटरवे है उसको यूज़ किया है गंगा नदी के साथ साथ। ठीक है, अब इसमें बड़े जहाज तो नहीं चला सकते आप, बट फिर भी
इसको यूज़ किया जाता है वाटरवे के तौर पर। ठीक, तो यहाँ तक ये कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें हमारे यहाँ कर मेजर सी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो मेजर सी पोर्ट्स कुछ इस तरह से हैं। पहले तो ये समझ लीजिए टोटल हमारे कॉस्ट लाइन जो है, जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे, दैट इज 7516 और लगभग हमारे यहाँ पर 12 तो मेजर पोर्ट हैं और लगभग 186 मीडियम और माइनर पोर्ट्स हैं। हम अगर वेस्टर्न पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो इसको काफ़ी अच्छे से समझा सकते हैं अपन। वैसे इंडिविजुअल पूछेगा नहीं तुमसे, ठीक है, आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे इन पोर्ट्स के बारे में पूछ सकता है कि इनका लोकेशन क्या है, ठीक है, इनके लोकेशन को पूछ लेगा। अब देखो यहां पर अगर आप डिवीजन करने की कोशिश करेंगे तो वहां से स्टार्ट करो, आप मुंड्रा से स्टार्ट करो, कंडल से स्टार्ट करो, मुंबई हो गया, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, इसके बाद में गोवा आ गया, मैंगलोर आ गया, कोचीन आ गया, फिर इधर आ जाएगा टूटिकोरिन आ गया, चेन्नई आ गया, फिर कालकीनंदा आ गया, विजग आ गया, पैरादीप आ गया, हल्दी आ गया और कलकत्ता आ गया या फिर कोलकाता। इस तरह से इनका लोकेशन आप अगर याद कर लेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी कनेक्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकाटा के बारे में बात करेंगे, लास्ट हल्दिया देखो वेस्ट बंगाल का पार्ट है, दिख रहा है तुम्हें साफ साफ। यहाँ पे ये एक तरीके का सब्सिडरी पोर्ट है क्योंकि जो कैलकाटा के पोर्ट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर को, शिप्स के प्रेशर को कम करने के लिए एक नया पोर्ट बना दिया है, दैट इज हल्दिया। कैलकाटा पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है क्योंकि आपने मेजर सिटी को कनेक्ट कर लिया है, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन पर ये बनता है। इस तरह से इन सभी पोर्ट्स का आप आराम से डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, एक्सप्लेन को कर सकते हो अगर आपको ये चीज़ याद है तो। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी बोर्ड में मुझे जहाँ तक लग रहा है इस बारी आपके रोडवेज से ही पूछेगा, ठीक है, तो रोडवेज अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर अपन बात करें, नेक्स्ट टाइप देखें तो दैट इज एयरवेज। एयरवेज भी काफ़ी एफिशिएंट तरीका है, सबसे फास्ट है, सबसे ज़्यादा इजी गोइंग है, रिलैक्सेशन लेविश, ठीक, सबसे फास्ट मूविंग है, सबसे कंफर्टेबल है, सबसे प्रेस्टिजियस है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। एयरवेज सबसे फास्टेस्ट है, बात जान गए तुम। कहीं भी तुम्हें जाना हो, किसी भी प्लेस पे आपको जाना हो, सबसे तेज़ी से पहुंच सकते हो, बट कई बार प्रॉब्लम आती है कई ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे आप लैंड नहीं कर सकते। बट हाँ, हालांकि उन प्लेसेस पे भी जहाँ पे ट्रेन भी नहीं जा सकते और रोड तो जाने का थोड़ा सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ पर आप इनकी तरफ से जा सकते हो, मतलब हेलीकॉप्टर्स वगैरह की तरफ से जा सकते हो, उनके साथ में जा सकते हो। थिक फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट्स हो गए या फिर बड़े समुद्र हो गए, आप कितना बड़ा आप वहाँ पे पाइपलाइन या रोडवेज बनाओगे समुद्र के बीच में, नहीं कर सकते हो, इसीलिए वहाँ पे एयरवेज ही काम आता है। एयरवेज हेल्प कर सकता है ट्रेड को बढ़ाने में और ऐसा आजकल हो भी रहा है, बहुत तेज़ी से एयरवेज काम में लिया जा रहा है क्योंकि पेरिशेबल जो गुड्स होते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं या ख़राब हो सकते हैं, उनको जल्दी से पहुंचाना होता है कंज्यूमर्स तक, तो ऐसे में एयरवेज का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ये प्रेशर कम कर देता है एयरवेज, रेलवेज का और रोडवेज का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अपना खुद का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और आप इसको ऐसे नहीं कह सकते हो कि इसका यूज़ कम होता है या कॉमन पीपल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो पता भी नहीं होता कौन सी चीज़ हमारे लिए एयरवेज के थ्रू आ रही है और कौन सी रोडवेज के थ्रू आ रही है और कौन सी वाटरवेज के थ्रू आ रही है। चलो, यहाँ पर आप 2-3 चीज़ें हैं, थोड़ा सा हमें याद रखना है। सबसे पहली बार एयर ट्रांसपोर्टेशन को नेशनलाइज किया गया था इस ईयर में 1953 के अंदर। इसके बाद में इंडियन एयरलाइंस बनी, सब्सिडरी अलाइंस हो गई, इसके बाद प्राइवेटाइजेशन भी हुआ, प्राइवेट एयरलाइंस भी हमारे सामने आई। हमारे यहाँ पर एयर इंडिया, अब याद रखना, एयर इंडिया अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर की जाती है, उसके शेयर्स बेच दिए गए हैं। पहले हमारे देश की गवर्नमेंट एयरलाइंस थी। इसके अलावा हेलीकॉप्टर फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ऑयल, नेचुरल गैसेस कमीशंस इटसेल्फ शोड ऑपरेशंस, और ये सारी जगह पर, मतलब इन सभी चीज़ों के थ्रू, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो हमारी नीड्स हैं उसको फुलफिल किया जाता है, ठीक। तो एयर इंडिया और पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड 1953, सब्सिडरी अलाइंसेज, इंडियन एयरलाइंस और सच एडवांटेजेस, ये याद कर लेना इस पेज से।
अगर हम भारत में देखें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें तो सच इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर एक्चुअली रियली फेमस, बहुत फेमस हैं। अब मैप तो तुमसे इससे ज़्यादा पूछ नहीं रहा है, तो तुम्हें दिमाग इस पर ज़्यादा लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं तकलीफ़ अगर तुम्हें है तो बता देना, मेरे हिसाब से तो तुम्हें तकलीफ़ होगी नहीं इस पर। चलिए, तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इसको तो तुम देखो तो थोड़ा सुनकर के भी और खुद से भी अगर करोगे ना तो भी तुम इसको अचीव कर सकते हो, इतना कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होगा इसके साथ, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में कम्युनिकेशन का रोल क्या है। कम्युनिकेशन मतलब जो आप और मैं बात कर रहे हैं अभी, ये कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन के पार्ट कितने हैं। एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन जो मैं और आप कर रहे हैं, दूसरा कम्युनिकेशन होता है मास कम्युनिकेशन जो पूरे बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन की। शुरुआती दौर में इंडियन पोस्टल नेटवर्क यूज़ किया जाता था, मतलब वो चिट्ठी लिखी जाती थी, आप तक पहुंचती थी, आप उसको पढ़ते थे, खुश होते थे और फिर आप मुझे जवाब देते थे। एक बार सोच के देखो कितना अच्छा लगेगा कि हम चिट्ठी लिख रहे हैं, आज डाकिया आया और आपको कहा कि आपके नाम की चिट्ठी आई है। आप सोच के देखो कितना अलग एक एक्सपीरियंस होगा आपके पास। वो चिट्ठी, आप क्यूरियोसिटी कितनी सारी होगी कि उस चिट्ठी में क्या लिखा होगा, फिर आप उसका जवाब भी दे रहे हो। तो वो सिचुएशन हालांकि अब तो ख़त्म हो गई है। हम वर्ल्ड में हमारा लार्जेस्ट नेटवर्क हुआ करता था, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज एक्चुअली हमारे यहाँ वर्क करते थे, हालांकि आज भी कर रहे हैं। 89% रूरल एरियाज में और 11% अर्बन एरियाज में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज वर वर्किंग। यहाँ पर दो टाइप की मेल्स मतलब जो आजकल ईमेल हो गई है, दो टाइप की मेल्स उस टाइम पर फॉरवर्ड होती थी। पहला होता था बेटा आपका फर्स्ट क्लास मेल और दूसरा होता था सेकंड क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल को जल्दी से पहुंचाना होता था, इसलिए एयरलिफ्ट किया जाता था उसको, और इसके अंदर कार्ड्स होते थे, एनवेलप होता था, ठीक। जबकि दूसरा होता है सेकंड क्लास मेल, इसको रोड के तरफ से या रोड के थ्रू पहुंचाया जाता था या वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचाया जाता था। इसमें कुछ भी हो सकता था, न्यूज़पेपर हो सकता था या फिर पीरियडिकल्स हो सकते थे, मतलब बुकलेट्स हो सकती थी, हर सप्ताह के सप्ताह 15 दिन में या महीने के महीने जो किताबें छपती थी वो हो सकती थी, या फिर मैगजीन्स वगैरह हो सकता था। ये दो टाइप की मेल्स पहुंचाए जाते थे। हालांकि बड़े बड़े बॉक्सेस भी पहुंचाए जा सकते हैं, कार्टून्स भी पहुंचाए जा सकते हैं, साथ ही साथ अगर कोई कमोडिटी है तो वो भी आप एक्सचेंज कर सकते हो। बट हम क्योंकि मेल की बात कर रहे हैं, मतलब चिट्ठी की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो क्लासेस होती है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हम यहाँ पे टेलीकॉम नेटवर्क के बारे में अगर आज बात करें तो टेलीकॉम नेटवर्क एशिया के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा है। लगभग 3200 टेलीफोन एक्सचेंज हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अर्बन प्लेसेस में देखें तो 2/3 यहाँ पे बिसाइड अर्बन प्लेसेस कवर ओवर 2/3 ऑफ द विलेजेस ऑफ इंडिया। लगभग 2/3 विलेजेस हमारे भारत के अंदर जितनी विलेजेस हैं उन सबको टेलीकॉम ने आपस में कनेक्ट कर लिया है। प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पर अब एंटर कर चुकी है और इसका रिजल्ट ये है कि हमें बेटर देन बेटर फैसिलिटीज मिल रही है कंज्यूमर्स को। हर दिन कोई ना कोई नई कंपनी आती है, हर दिन कोई ना कोई कंपनी बंद होती है, लेकिन इससे नुकसान भी काफ़ी हुआ है। जो नेटवर्किंग टावर्स की रेंज है उसको बढ़ाने के लिए इतना हमने जो रेडिएशन है वो फैला दिया है जिससे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान है। इसी के ऊपर एक मूवी बनी थी रोबोट 2.0, उसको इससे ही कनेक्ट आप कर सकते हो। फैसिलिटी बढ़ाई गई तो उससे नुकसान भी बढ़ा। चलिए, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं कि अगर हम कम से कम नेटवर्क यूज़ करें। कुछ लोग 5-5, 6-6 सिम रखते हैं, 2 तो अमूमन लोग रखते ही हैं। तो जितना आप सिम रखेंगे या जितना आपके पास में नेटवर्किंग होगी उतना रेडिएशन आप फैला रहे होंगे कुछ। और ये 5G 6G फैसिलिटीज़ तक हम पहुंच गए हैं, 4G तो हम सब अब उसको कुछ समझते ही नहीं है। तो इससे थोड़ा सा नुकसान, थोड़ा नहीं बहुत नुकसान होता है। आज देखो सुबह सुबह जब आप उठते होंगे तो आपको चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती होगी पहले बचपन में, गाँव में तो खैर अभी भी सुनाई देती है। शहरों में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो पंछी रहे ही नहीं। अब ये सारे जो बड़े बड़े टावर्स हैं इन सभी टावर्स ने इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया। चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, वो तो पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। नाउ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में बहुत बड़े पैमाने पर हम क्या करते हैं, बड़े बड़े पैमाने पर या बहुत बड़े लेवल पे एक साथ बहुत सारे लोगों को हम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया है
कि चाहे एंटरटेनमेंट की बात हो, चाहे अवेयरनेस की बात हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात हो, उन सभी के अंदर हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। चाहे हम रेडियो के बारे में बात करें, चाहे हम दूरदर्शन के बारे में बात करें, किसी प्राइवेट टेलीविज़न चैनल के बारे में बात करें, या फिर मीडिया की बारे में बात करें, जो कि प्रिंट भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है, और मूवी बनाने वाले हैं, कोई भी शॉर्ट मूवी बनाने वाले हों, उन सब के बारे में बात करें, तो देयर एक्चुअली कम्युनिकेशन कंसिडर एज मास कम्युनिकेशन। रेडियो में लगभग 200 से ज़्यादा रेडियो स्टेशंस हैं, 320 से ज़्यादा हमारे पास में ट्रांसमीटर ब्रॉडकास्ट हैं। स्टेशंस, रेडियो स्टेशंस जैसे माई एफएम हो गया, एफएम तड़का हो गया, इस तरह से 200 से ज़्यादा हैं, और उनको ब्रॉडकास्ट करने के लिए 320 से ज़्यादा हमारे पास में मतलब कंपनीज हैं। ठीक, इसके अलावा हमारे यहाँ पे अलग अलग रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पे अलग अलग भाषाओं के अंदर प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। दूरदर्शन, जब पहले अलग अलग ये केबल्स नहीं होती थी, प्राइवेट चैनल्स नहीं होते थे, तो एक भारत का चैनल था। हालांकि अब तो कोई नहीं देखता इसको, बहुत कम है जो देखते हैं, लेकिन हाँ, कोविड के दौरान रामायण जब इस पे चली तो हाईएस्ट टीआरपी इसी को मिली। तो हमारे यहाँ पे दूरदर्शन भी था, जो सबसे बड़ा नेटवर्क है। लगभग भारत के अंदर 87% जो पॉपुलेशन थी या जो एरियाज थे, वहाँ पे दूरदर्शन को देखा जाता था, पसंद किया जाता था। प्रिंट मीडिया हमारे यहाँ पर है, न्यूज़पेपर छपते हैं, लगभग 50,000 से ज़्यादा न्यूज़पेपर 100 भाषाओं में छापे जाते हैं भारत के अंदर। तो दीज ऑल आर द फैक्ट्स। और अगर हम बात करें तो मूवी इंडस्ट्री, टॉलीवुड ले लो, बॉलीवुड ले लो, हॉलीवुड ले लो, मूवी इंडस्ट्री एक तरीके से आज के टाइम में सबसे बेस्ट तरीका है अपने थॉट को, अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का, क्योंकि एक एंटरटेनमेंट का साधन है और लोग इससे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। यहाँ पर मैंने पर्सनल और मास कम्युनिकेशन के अंदर जो डिफरेंस है वो बताया है। सीधी सी बात है, दो लोगों के बीच में सेम टाइम पर, एक टाइम पर बातचीत होने को हमने पर्सनल कहा, जबकि बहुत बड़े लेवल पे एक साथ कई लोगों को अगर आप कनेक्ट करते हो तो दैट वुड बी कंसिडर एज मास कम्युनिकेशन। ये टेलीफोन के थ्रू, टेलीग्राफ के थ्रू, लेटर के थ्रू किया जा सकता है, जबकि टीवी, रेडियो, इंटरनेट या मूवीज़ के थ्रू आप एक तरीके से अप्रोच कर सकते हो इस लेवल पे। नाउ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब आप अभी तक अपने ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे, भारत के ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे। नाउ इट्स टाइम टू डू इंटरनेशनल ट्रेड। देखो, मैंने शायद रोडवेज में ज़्यादा टाइम लगा दिया, बट कोई नहीं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको भी। जब दो कंट्रीज आपस में बिजनेस करती हैं या एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज होते हैं तो दैट इज कंसिडर इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस ट्रेड का इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए, आज की मॉडर्न टाइम में हर एक कंट्री खुद से ही सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकती। कोई भी कंट्री प्रॉस्परस नहीं है, उसको हमेशा कॉपरेशन ढूंढना पड़ता है, असिस्टेंस ढूंढना पड़ता है, दूसरों से असिस्टेंस लेना पड़ता है। प्रेजेंट वर्ल्ड में ट्रेड दूसरी कंट्रीज के साथ में करना बहुत ज़रूरी हो गया है इन कारणों से। पहला, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं। ओ माय गॉड, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। पीछे चलो, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा हमें। ओके, यहां पर ठीक है, यहां पर आप देखें, वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। एक सेकंड रुको भाई, गिव मी अ सेकंड प्लीज। हाँ, जब आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो तो दूसरी कंट्री के मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज है, जरूरी नहीं है सारे हो, तो आपको दूसरे रिसोर्सेज के लिए हमेशा नीडेड रहेगा आपको, तो आपको डिपेंडेंट भी रहना पड़ेगा दूसरी कंट्रीज के साथ। सो दैट यही रीजन है कि आपको ट्रेड के लिए जाना होगा। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आपदाएं आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, कैलामिटीज आ जाती हैं, तो ऐसे में अगर आपके ट्रेड रिलेशन अच्छे हैं दूसरे कंट्रीज के साथ तो दे विल हेल्प यू, क्योंकि आपको रिकवर करने में टाइम लगेगा। और इस दौरान क्या होगा, इस दौरान आपको कहीं ना कहीं जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर आपने ट्रेड बैठाया नहीं है, आपका फ्रेंडली रिलेशन नहीं है लोगों के साथ, तो दैट वुड बी टफ फॉर यू कि आप रिकवर कर सको चीज़ों को। तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरी होता है ट्रेड। और जब हम ट्रेड रिलेशन की बात करें तो ये पीस भी मेंटेन करता है, ये जनरेट करता है बिलीव एक दूसरे के साथ में, कंट्रीज़ के बीच में। साथ ही साथ ये अगर कभी ऐसा भी होता है कि कहीं हमें ज़रूरत होती है, कहीं हमें चीज़ें एक्सचेंज करनी है या कोई चीज़ एक्स्ट्रा हमें उधार में चाहिए, तो अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको दी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप याद रखें, ट्रेड रिलेशंस आपको हमेशा पीस भी देते हैं। आप अगर किसी कंट्री के साथ रिलेशंस बैठा रखे हो, उनको उधार में सामान दे रहे हो, वो आपको उधार में सामान दे रहे हैं,
अगर अच्छा बिजनेस है, जैसे आप ये समझो रशिया और इंडिया के बीच में ट्रेड रिलेशंस हैं, एक दूसरे की उन्होंने हेल्प करी जब ज़रूरत थी, इसीलिए आज जब वॉर हुआ इतना बड़ा, रशिया सबके अगेंस्ट हो गया, बट भारत ना तो उसके अगेंस्ट हुआ और ना ही वो भारत के अगेंस्ट हुआ, तो वो ड्यू टू ट्रेड ही है बेटा, ये याद रखें। ओके, एंड सेकंड पॉइंट भी तुम समझ गए होंगे एंड फर्स्ट भी आप समझ गए होंगे। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कहता है कि कम्युनिकेशन, जैसे अच्छा ये वाला तो अपन ने कर लिया ना, ट्रेड भी हो गया अपना। ओके, नाउ द बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये वाला अच्छे से सुन लेना। बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो और जब आप इंपोर्ट करते हो, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है कि कितना आपने एक्सपोर्ट किया, कितना आपने इंपोर्ट किया, इसके बीच का जो बैलेंस होता है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। मतलब आपने 100 रुपए का तो 100 करोड़ रुपए का तो आपने सामान बेचा है और 80 करोड़ रुपए का आपने इंपोर्ट किया है, मतलब खरीदा है। तो ऐसे में जो डिफरेंस है ना, दैट डिफरेंस इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। मेरे हिसाब से इस वाले पॉइंट को अच्छे समझ लेना, कहीं दिक्कत तुम्हें नहीं आनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहां पर ऊपर एग्जांपल लिया, तो देखो इसमें अगर एक्सपोर्ट आप कर रहे हो, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट अगर आप कम कर रहे हो, तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड आपके लिए फेवरेबल है। और ऐसे में अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो ये आपके लिए अनफेवरेबल है। ठीक है, जैसे ये कंडीशन है तब तो आपके लिए फेवरेबल है, और अगर जस्ट अपोजिट है, इंपोर्ट इतने का एक्सपोर्ट इतने का, तो वो अनफेवरेबल है। हमारे इंडिया के अंदर कंडीशंस अनफेवरेबल ही है, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, पहले एक्सपोर्ट हम बहुत ज़्यादा करते थे। वर्ल्ड के अंदर मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, जैसे रॉ मटेरियल हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात करें, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और मैक्सिमम चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी हम सारी की सारी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, कुछ कमोडिटीज़ हैं जैसे हम इंपोर्ट करना होता है, हमें पेट्रोलियम, गोल्ड, केमिकल्स, इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। बाकी रॉ मटेरियल वगैरह हम यहाँ से देते हैं, हम स्पाइसेस देते हैं, हम यहाँ पे कॉटन देते हैं। ठीक, सो ऐसे में जब इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे कंजप्शन है पेट्रोलियम का, गोल्ड का, केमिकल्स का, तो हमारे यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन हमारे लिए हो जाती है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट हमारा कम है। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो दैट इज अंडरगॉन इन अ सी चेंज in the last 15 years. Exchange of commodities and the goods have been spearheaded by the exchange of informative or information the knowledge, information and the knowledge, sorry। ठीक है, तो इसने क्या कहा, देखिए इसने बोला कि अगर हम 15 ईयर्स की बात करें तो बहुत बड़ा बदलाव आया है हमारे नॉलेज में, हमारे इंफॉर्मेशंस में जो हमने एक्सचेंज की उसके अंदर। इंडिया एक तरीके से बहुत बड़े लीडर के तौर पर अब उभर रहा है धीरे धीरे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये चेंज कर रहा है अपने अंदर, अलग अलग लेवल से सेट कर रहा है। काफ़ी हमारी अर्निंग हो रही है, काफ़ी जगह पर हमारे एक्सचेंजेस हम देख रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है टेक्नोलॉजीज़ का। आज सॉफ्टवेयर के मामले में हम काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे साथ में बिजनेस करने को तैयार हैं। ठीक है, विदेशों में होता क्या है, जो कंट्री डेवलप होती है ना, उनकी सर्विसेज लेना काफ़ी महंगा होता है और हम काफ़ी चीपर रेट्स में सर्विसेज दे देते हैं। इस कारण से हमारे यहाँ से काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है। इस वाले को तुम पढ़े हो ना तो भी चलेगा, ये वाला पढ़ लेना, बस मैं फिर कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक, ये कर लेंगे आप। चलिए, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़ लें आप। टूरिज्म को ट्रेड के तौर पर कैसे देखा जाता है। हमारे भारत के अंदर जो टूरिज्म है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम भारत की जो एक्चुअल इनकम है वो इंपोर्ट से, मतलब पैसा जा रहा है और एक्सपोर्ट से पैसा आता है, लेकिन जो एक्सपोर्ट से पैसा आता है वो बहुत कम आता है। तो केवल एक्चुअल में भारत के अंदर पैसा कमाना, विदेशी पैसा कमाना, उसके लिए टूरिज्म ही रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पर देखिए, जो फॉरेन टूरिस्ट हैं हमारे यहाँ जब आते हैं, तो फॉरेन टूरिस्ट बेसिकली अपने साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेकर आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लेकर आते हैं, कई बार फॉरेन करेंसी तो लेकर ही आते हैं वो। तो ऐसे में जब फॉरेन टूरिस्ट हमारे यहाँ आएंगे तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा पैसा या फॉरेन एक्सचेंज को देख पाएंगे। जैसे अ काइंड ऑफ डेटा हेयर वी हैव, लगभग 4.5% 2015 के अंदर हमने इंक्रीज देखा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में या फॉरेन एक्सचेंज में अगेंस्ट 2014। 2014 के अंदर कम हुआ, 2015 में लगभग इतना गुना बढ़ गया था हमारा एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। इस फॉरेन एक्सचेंज में क्या हुआ था, लगभग 1
1,35,193 करोड़ हमें पैसा मिला। आप सोच के देखो कितना पैसा हमारे यहाँ एक्सचेंज हुआ। मिला इन द सेंस, देखो कोई भी विदेशी यहाँ आएगा तो वो हमें डॉलर देगा और हमसे इंडियन रुपी लेगा। अब इंडियन रुपी वो अपने देश में जाके क्या करेगा, खर्चा तो यही करना है, अल्टीमेटली वो पैसा हमारे पास ही रह जाएगा, सही बात। और इसके बदले में हमारे पास में क्या मिल गया, फॉरेन करेंसी मिल गई। फॉरेन करेंसी क्यों हम लेना चाह रहे हैं, याद रखें फॉरेन करेंसी का जितना रिजर्व आपके पास में होता है उतने ही ट्रेड जो आप उधार में करते हो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आपको लोन मिल जाता है आसानी से अगर आपके पास में फॉरेन एक्सचेंज है तो। और साथ ही साथ जब कभी आप इंपोर्ट करेंगे तो आप जो पैसा उनको पे करेंगे वो होती है फॉरेन करेंसी। इसी कारण से आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ हो। अगर आप बात करें 2015 में, तो 2015 में लगभग 8.03 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट हमारे यहाँ आए थे। लगभग 15 मिलियन टूरिस्ट आर डायरेक्टली इंगेज टू द टूरिज्म इंडस्ट्री। लगभग 15 मिलियन लोग हमारे यहाँ पे, टूरिस्ट नहीं, 15 मिलियन लोग हमारे यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री से अफेक्टेड हैं, उनसे उनका घर चल रहा है। तो टूरिज्म कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन को और सपोर्ट हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, हमारे कल्चरल जितने भी बिजनेसेस हैं, परस्यूज हैं, उन सबको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो ऑफकोर्स बहुत इनकम होती है इससे। बहुत सारे लोग टूरिज्म से इतना पैसा कमाते हैं कि उनको कुछ नहीं करने की जरूरत होती, बस टूरिस्ट उनके पास में होने चाहिए। और भारत के अंदर तो तुम्हें पता ही है, ऐसे लपेटते हैं ना भाई, सच बता रहा हूँ। चलो, इससे क्या होता है, इससे हमें हेल्प मिलती है हमारे इंटरनेशनल, एक तो पहले हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं, साथ ही साथ हमारा इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग्स को, उनके कल्चर को समझने में भी, उनके हेरिटेज को समझने में भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। हालांकि इससे हमारा पर्सनल तो कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन हाँ हम कर लेते हैं मामला फिट, ठीक है। जो फॉरेन टूरिस्ट होती है इंडिया विजिट करते हैं हमारे हेरिटेज को देखने के लिए, वो इको टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं, एडवेंचरस टूरिज्म हम देख सकते हैं, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, इन सब के थ्रू हम टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं और उसी से हमारे बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलती है, लगभग 15 मिलियन लोगों को। राजस्थान हो गया, गोवा हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और जो जितने भी टेम्पल टाउन्स हैं साउथ आपके इंडिया में, जितने भी टाउन्स जहाँ पे बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, वहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। और नो डाउट जो भी भारत घूमते हैं उनको एक्चुअल में भारत की जो पोजीशन है वो पता चलती है, हमारा हेरिटेज पता चलता है, हमारा कल्चर पता चलता है, साथ ही साथ पैसा तो हम कमाते ही हैं उससे। तो टूरिज्म को एक ट्रेड के तौर पर देखा जा रहा है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम दिया टूरिज्म एज अ ट्रेड, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि टूरिज्म को एज अ ट्रेड देखा जा रहा है, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर कि टूरिज्म भी पैसा कमा के आपको दे सकता है। जैसे ट्रेड आपको बेनिफिट देता है, पैसा अर्न करके देता है, ऐसे टूरिज्म भी देता है। इसीलिए इसको ट्रेड कहना कहीं भी गलत नहीं होगा। सो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। थोड़ा सा मुझे लगा कि आज मैं स्लो था, मेरा पेस जो था वो स्लो था। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेना, समझ लेना, कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, 1.25 पर देख लीजिएगा इसको, तो कहीं दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। तो मैं अगर है तो बता दीजिएगा मुझे। तो आज के लिए ख़त्म करते हैं, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं आपका वन शॉट रिवीजन, ठीक है। तो सी यू, हैव अ नाइस डे।